चलिए सेट नंबर हम लोग एक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी संस्कृति आईएएस की पहली टेस्ट सीरीज है, जो कि मुख्यतः इतिहास के प्रश्न आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, और पहला प्रश्न जो रहा आपके सामने ये रहा, अशोक के निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कर्णित है। ठीक है, मतलब बता रहा है इसमें से अशोक का कौन सा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, लघमान, मनसेरा, शर एकुना या फिर शहबाज गढ़ी। खरोष्ठी लिपि में अशोक के कौन से अभिलेख है, क्या बताएंगे? तो खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख जो है ना, ये अभिलेख आपको पाकिस्तान से आपको मेनली आपको देखने को मिले, जो कि मानसेरा और शहबाज गढ़ी की बात करेंगे तो ये अभिलेख जो है ध्यान में रखना कहाँ से मिला है। ठीक है, मनसेरा और शहबाज गढ़ी से, जो कि खरोष्ठी लिपि के है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमको ये बताइए, ये अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था किसने? ठीक है, प्रिंसेस 1837 में। बिल्कुल ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, लेकिन अशोक के अभिलेख को खोजा किसने? ठीक है, सबसे पहले अशोक के अभिलेख को खोजा किसने था? ठीक है, इसका नाम आप लोग भूल क्यों जाते हो? इसका नाम पैंथलर था। क्या नाम था इसका नाम? पैंथलर। ठीक है, पैंथलर नाम था, टी पैंथलर था। इसने 1750 में, ठीक है, अशोक के अभिलेख को 1750 में खोजा था, लेकिन ये पढ़ नहीं पाया था। ठीक है, पढ़ने के काम जो था और भी लगभग 87 ईयर्स बाद, ठीक है, किसने किया था? क्या नाम था इसका? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, अब हम अशोक के अभिलेख का थोड़ा स्थान जान लेते हैं। मनसेरा की बात करेंगे तो पाकिस्तान के हजारा जिले में आपको मिलता है। ये अभिलेख जो है आपको किसमें है? तो खरोष्टी भाषा में है। ठीक है, खरोष्टी लिपि में है, मिस्टेक। आप शहबाज गाड़ी की बात करेंगे, ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? ये भी आपको पाकिस्तान में मिलेगा। और ये भी जो है सो आपका खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, पूछता है खूब ये। ठीक है, और ये ध्यान में, लघवान की बात करेंगे ना, तो लघवान और सर एकुना की बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान के इलाका से आपको देखने को मिलता है। और ये लघमान अरमाइक में है। ठीक है, सर एकुना की बात करेंगे तो अरमाइक ग्रीक दोनों में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाला मनसेरा और शहबाज गढ़ी की बात करेंगे तो मुख्यतः आपको खरोष्टी में। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा अशोक के अभिलेख सर्वाधिक किस भाषा में है, तो किस भाषा में है, सर किस लिपि में है, तो क्या बताएंगे? तो ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख जो है सब ब्राह्मी में आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन अधिकारी एग्रोनोमाई निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? बीपीएससी के पीवाईक्यू में एग्रोनोमाई से संबंधित प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, क्या करता था रोड एग्रोनोमाई? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हाँ, तो मार्ग निर्माण का अधिकारी था। ठीक है, रोड को कंस्ट्रक्ट करता था, मार्ग बनाता था। ध्यान में रखिएगा, ये बीपीएससी के पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मुख्यतः सड़कों के निर्माण एवं देख रेख का कार्य करता था। ठीक है, सड़क का निर्माण भी करता था और उसका देख रेख का भी काम करता था, जिसका नाम था एग्रोनोमाई। ठीक है, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू में भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने एलोरा और कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? जब मैं दक्षिण भारत पढ़ा रहा था तो इनके बारे में बता दिया था। ठीक है, क्या नाम था इनका? एलोरा और कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक का नाम बताइए। कृष्णा वन। ठीक है, तो ध्यान में कृष्ण, हाँ ठीक है, तो कृष्ण प्रथम इनका नाम था, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, और किस वंश के शासक थे? किस वंश से, किस डायनेस्टी से इनका संबंध था, तो क्या बताएंगे? कृष्णा फर्स्ट का किससे संबंध था, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रकूट से इनका संबंध था, ध्यान में रखना है। ठीक है, राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे? राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे, तो क्या बताएंगे? दंती दुर्ग। ठीक है, उसके बाद एक चीज और भी ध्यान में रखना है, ये एलोरा का लोकेशन के बारे में हम लोग था बात कर रहे थे, औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात करेंगे इस मंदिर का निर्माण किस शैली से हुआ था? द्रविडियन शैली से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, बाघ की चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बाघ का जो चित्रकला जो है, ठीक है, उनके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके चित्रों में धार्मिक विषयों की प्रधानता है। इसके चित्रों की रचना, माइक बंद कीजिए, इसके चित्रों की रचना विभिन्न कालों में की गई है। ठीक है, इसकी चौथी एवं पांचवी गुफाओं को संयुक्त रूप से रंग महल कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सी ये सही थोड़ा है। डीप क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया होगा
तो ये सही होने की संभावना होगी, नहीं तो गलत हो सकती है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखना है, इसका सी सही है। ठीक है, बाघ की गुफा की बात करेंगे तो किस पीरियड का है सो बताइए, भी पूछा जाता है, कब का है। ठीक है, तो गुप्त के समय का है। ठीक है, गुप्त कालीन है। और दूसरी बात है, बाघ की गुफा आपको किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है ये, बाघ की गुफा कहाँ है, एमपी में है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बाघ की गुफा को खोजा किसने था, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। इनका खोज करने का नाम क्या था यार, डेंजर डेंजर फील्ड, क्या नाम था उसका, डेंजर फील्ड। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, डेंजर फील्ड नामक व्यक्ति ने क्या किया था, इसका खोज किया था। एक गुफा आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही है। क्या नाम है उस गुफा का, नाम बहुत फेमस है, क्या नाम है उसका, भीमबेटका। भीमबेटका। ठीक है, उसका खोजा किया वानकार ने, उनको ढूंढा था। क्या नाम था, वानकार। ठीक है, इनके फाउंडर का नाम पूछा जाता है। ठीक है, डेंजर फील्ड इनका ध्यान रखिए, भीमबेटका का वानकार है। ठीक है, इन लोगों ने ढूंढा था इसको। ठीक है, और ये जो है इसे मुख्यतः ये बाघ वाला जो है इसे गुप्तकालीन है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में आते हैं, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सबसे पहले बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, एक हीनयान थे, दूसरा जो था महायान था। ठीक है, तो इनका जो एक कैटेगराइज हो गया था, इनका जो बंटवारा जो हो गया था, कौन से बौद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, क्या बताओगे, किसमें हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखो, फोर्थ में हुआ था। ठीक है, अब हीनयान संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, हीनयान के बारे में अगर बात करेंगे तो ये देव पूजा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। किन्होंने किया था, तो महायान वालों ने किया था। और इन्होंने मतलब गुप्त भगवान बुद्ध को इन्होंने मूर्ति उनका पूजना शुरू कर दिया था। ठीक है, जबकि हीनयान वाला बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे। ठीक है, जबकि महायान वालों ने उनको ईश्वर के स्थान में, उनको ईश्वर के समान उनको पूजना शुरू कर दिया। गुणों के हस्तांतरण का भी भाव नहीं था। ठीक है, हाँ, हालांकि ये वाला सही है। ठीक है, अहर्त पद को प्राप्त करना आदर्श था। ठीक है, अहर्त, अहर्त का मतलब क्या होता है, मतलब पूरी तरीके से विजयी पा लेना, खुद पे कंट्रोल कर लेना, सेल्फ कंट्रोल कर लेना, ये अहर्त था। ठीक है, मतलब निर्वाण साधना से मतलब क्या करना, निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, समझ रहे हैं। अब फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल में जो बंटवारा जो हुआ था, ये फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल किसके शासन काल में हुआ था, डेट टाइम शासक कौन थे क्या बताएंगे। ये कनिष्क कनिष्क, कनिष्क। ठीक है, ध्यान में रखें कौन थे, तो कनिष्क थे, इसे आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आते हैं, चलिए छोटे छोटे फैक्ट है, और ये भले इसको आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस सबको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, बौद्धिस्ट काउंसिल हो गया, जैनिज्म हो गया, ये सब बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, हाँ, कभी कभी अध्यक्ष का नाम पूछ देगा, कभी उपाध्यक्ष का नाम पूछ देगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए रिवीजन होना चाहिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ध्यानमग्न योगी के मुद्दा पर निम्नलिखित में किस पशु का अंगन याद नहीं है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो एक प्रतिमा मिली है, ठीक है, जो कि योगी की प्रतिमा है, वहां पे कुछ पशु है, तो कौन सा पशु नहीं है वहां पे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चीता था वहां पे। ठीक है, ध्यान में रखना है, हाथी भी था, बुल गैंडा भी नहीं था, था। बैल नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था, तो बैल आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बैल जो था उस पे नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, कौन कौन था, तो यहाँ पे तो चीता तो दे ही दिया, हाथी तो दे दिया, गैंडा तो दे दिया, एक भैंसा था। कौन था, भैंसा। ठीक है, भैंसा भी था। ठीक है, ध्यान में रखना, चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा, याद रहेगा, चीता, हाथी, भैंसा और गैंडा। बैल गाय ये सब नहीं था। ठीक है, गाय का तो आई थी कहीं से सोर्स भी नहीं मिला इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, इसमें मिलाना है आपको, मिलाइए, कौन किधर जाएगा बताइए। इतरे ब्राह्मण की बात करेंगे। ठीक है, तो इतरे ब्राह्मण में आप ध्यान में रखोगे तो चारों वर्णों का कर्तव्य है। शतपथ ब्राह्मण की बात करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में रीबर्थ, ठीक है, पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। पंचविश की बात करेंगे तो सृष्टि, ब्रह्मा, गायत्री की महिमा है। और गोपथ की बात करेंगे तो वार्तों को पुनः वर्ण में प्रवेश दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश पीडीएफ इसकी ग्रुप में डाली हुई, जिनको दिक्कत होगा आप देख सकते हैं, हालांकि ये सब भी सेम ही लिखा होगा उसमें। ठीक है,
तो ये आपको ये चारों प्रकार के ब्राह्मण है, इतरय, सतपथ, पंचविश और गोपथ, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाएगा वैदिक काल में हमारा परिवार कैसा होता था, तो वैदिक काल में हमारा परिवार जो था संयुक्त होता था, डेट मीन ज्वाइंट होता था, ठीक है। और कैसा था, तो पैट्रिमोनियल फैमिली था, पितृसात्मक था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतने ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य दिया होगा, से कौन सा वर्ण के लोग जो है कौन सा काम करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये भी जरा इंपॉर्टेंट है। मेगा स्निच ने अपने विवरण में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया है ना। मेगा स्निच ने जिस समय वो भारत में आया तो उसने 7 वर्गों का उल्लेख किया, से भारत के समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं था। मैं कई बार इस पे बोलता हूं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो क्या नहीं बताया था जो भारतीय समाज में दैट टाइम नहीं था, क्या बताएंगे। स्लेव। दास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या नहीं था, दास नहीं था, ठीक है। और उसी के समकालीन की बात करेंगे, जो आपके कौटिल्य साहब जो है, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, तो उन्होंने दासों के बारे में बताया, से मौर्य साम्राज्य में दास थे, ठीक है। जबकि मेगास्थनीज क्या लिखते हैं, दास नहीं थे। अब मेगास्थनीज के अनुसार अगर 7 वर्गों में समाज जो बटा हुआ था, उसमें दार्शनिक थे, कृषक थे, योद्धा थे, वॉरियर जिसको बोलते हैं, पशुपालक भी थे, कारीगर जो थे, आर्टिसियन, ठीक है। उसके बाद निरीक्षक की बात करेंगे, मंत्री भी थे, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, तो ये सब के सब थे, ठीक है। और ये इन्होंने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा मूर्ति कला की विशेषता है। कला का आदर्शवादी स्वरूप, आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। बताना मथुरा मूर्ति कला का विशेषता क्या है। तो कला का आदर्शवादी स्वरूप भी है, अधमाकिता और भावुकता, गौतम बुद्ध का जो बुद्धिज्म, बुद्ध का जो प्रतिमा बनाया उसमें आध्यात्मिकता भी है और भावुकता भी है, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता का पृथक है, क्योंकि यहाँ पे केवल बौद्ध के ही नहीं बने, हिंदू मूर्ति भी बने इस कला से, बौद्ध मूर्ति भी बने हैं, जैन मूर्ति भी बने हैं। तो ये धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक है, साथ में लाल बलुआ पत्थर का भी बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सारे ही सारे की बात करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, सारे ही सारे सही है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, किसी प्रकार की कोई गलती यहाँ पे नहीं है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे प्रश्न है ये सब। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं। लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर था। बता ही दोगे, गुजरात में लोथल पड़ता था। सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही प्रमुख क्या था, बंदरगाह था, पोर्ट था, किस नदी पे था, भोगवा नदी के किनारे आपको लोथल पड़ता था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है लोथल, ठीक है। चलिए इसके नीचे इंग्लिश भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ खोल के। अब आते हैं यहाँ पे, देखेंगे निम्नलिखित सूफी संतों पे विचार करना है। यहाँ पे सूफी संत है, उनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना सबका पीरियड याद करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन को बना देगा बहुत ही ज्यादा टफ, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करेंगे तो मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे तो ये किनके साथ आए थे, ये गुलाम वंश के ही समय के थे, ठीक है ना। तो गुलाम वंश के ही समय थे, पृथ्वीराज चौहान के समय के थे, ध्यान में रखना है। माइक बंद कीजिए, ठीक है। तो ये 1 नंबर पे आएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, ध्यान में रखेंगे, बाबा फरीद, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो शेख मुहिद्दीन के शिष्यों में बख्तियार काके उनके शिष्य, ठीक है, उनके शिष्य जो थे बाबा फरीद थे। तो मुहिद्दीन चिश्ती के जो शिष्य जो हुए उनका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी को मेमोराइज करने के लिए क्या चीज का निर्माण करवाया गया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया, ठीक है। तो इनके शिष्य का नाम था काकी, और काकी के शिष्य जो थे कौन थे, तो बाबा फरीद, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये आपके 2 नंबर पे आएंगे। बाबा फरीद को, ठीक है, गज ए शंकर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
फरीउद्दीन गज ए शंकर के नाम से बाबा फरीद को जाना जाता है। ठीक है, उनके आगे चलेंगे तो शक्कर है नसुद्दीन सर, चिराग, शंकर नहीं, इनको शक्कर। नसुद्दीन चिराग देहलवी कहते थे। हाँ वही शक्कर, सॉरी, इनको नसुद्दीन चिराग देहलवी कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो थे ना चिश्ती संत थे। इनके साथ एक भी आता निजामुद्दीन औलिया, दोनों का जो था ना दिल्ली के आसपास ही थे। ठीक है, तो नसुद्दीन चिराग और निजामुद्दीन औलिया एक समकालीन था, ये सल्तनत काल में थे। ठीक है, मुख्यतः आप देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का जो समय जो होता उस समय। ठीक है, तो ये जो थे तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ध्यान में रखना है, गेसु दराज। ठीक है, तो गेसु दराज की बात करेंगे तो गेसु दराज चिराग देहलवी के उत्तराधिकारी थे। मतलब ये चिराग देहलवी के, ठीक है, उत्तराधिकारी जो हुए तो गेसु दराज हुए, तो ये 4 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मुहिउद्दीन साउथ में चिश्ती, थे। फिर बाबा फरीद। हाँ, गुलबर्गा की तरफ बना दिया था। ये गेसु दराज जो थे साउथ साउथ में में चले चले गया गए था। थे, कर्नाटक में चले गए थे। हाँ, गुलबर्गा, ये मैं बताने ही वाला था, गुलबर्गा, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, बहमनी का बहमनी राजधानी था ना साम्राज्य की गुलबर्गा। राजधानी था, बिल्कुल। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ हसन बहमनी का बंदूक लगा। राजधानी था, बिल्कुल बहमनी का राजधानी। हाँ, ठीक है, एक तो और सारे ही था सारे बात करेंगे तो 1 2 3 4 ही इसके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न। देखिए, किताब उल खराज। ठीक है, क्या बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? किताब उल हिंद का पहले बताइए। अलबेरूनी। अल बिरूनी। अल बिरूनी, लेकिन यहाँ पे क्या है, किताब उल खराज, तो खुशी में आके, ठीक है, किताब उल पढ़ के अल बिरूनी उत्तर नहीं करना है। हालांकि इसमें तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन होगा। खराज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके उत्तर हो गए अबू याकूत। क्या नाम था इसका? अबू याकूत। ठीक है, और ये किताब उल खराज की बात की, खराज होता था एक प्रकार का टैक्स होता था ना, जो जमीन के ऊपर लगता था। इसमें भू राजस्व के बारे में फर्स्ट दिया हुआ है। टैक्स। किसके बारे में दिया हुआ है? तो भू राजस्व के बारे में इस पुस्तक में दिया हुआ, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, रेवेन्यू टैक्स के बारे में, ठीक है, ध्यान में रखना है। लैंड रेवेन्यू टैक्स जो होता है ना, उसके बारे में इस किताब में दिया। इसके लेखक कौन है? अबू याकूत। ठीक है, इसे भूलेंगे नहीं। हम्म। हाँ, इसमें जमीन के किस्म वगैरह के बारे में चर्चा किया होगा। मुद्रा प्रणाली, ठीक है, मुद्रा प्रणाली के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। मुद्रा प्रणाली के बारे में बात हो रही है। शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन, ठीक है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा हुई। सिक्कों पर खलीफा के नाम अंकित किए जाने लगा। ये सब किसके समय में हुआ था, क्या बताएंगे? ये व्यक्ति वन एंड ओनली, क्या नाम था इनका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सिक्कों को मुद्रा प्रणाली में काफी अधिक योगदान दिया था। इनके समय 2 प्रमुख सिक्के चलते थे, एक था टांका था और दूसरा जो था जीतल था। ठीक है, तो टांका किसका था? तो चांदी का था। और जीतल किसका था? तांबा का था। ठीक है, ध्यान में रखना, सोना का। अच्छा, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये रिपीट भी करवाया, फिर भी सोना का लग रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये इल्तुतमिश के समय। और सिक्कों पे किसके नाम लिखे जाते थे? खलीफा के। और सिक्कों पे और क्या लिखे जाते थे? टकसाल के में। टकसाल का मतलब होता है मिंट होता है। ठीक है, जहां पे सिक्के ढलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके समय हुए थे? तो इल्तुतमिश के समय हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चांदी के सिक्के जो थे ना, इस समय 175 ग्रेन के चलते थे। ठीक है, 175 ग्रेन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रजनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया गया? ठीक है, रजनामा का मतलब होता था युद्ध का पुस्तक। क्या होता था? युद्ध का पुस्तक। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद करवाया गया किसके द्वारा, बताना है फैजी। क्या होगा? ठीक है, फैजी। ठीक है, फैजी जो था बड़ा भाई था। किसका बड़ा भाई था? इसी में ऑप्शन भी है। अबुल फैजी फजल का। किसका बड़ा भाई था? ठीक है, तो ध्यान रखना, अबुल फजल का भाई था फैजी? नहीं तो उसी का भाई था सर। किसका था? अब अबुल फजल का ही भाई था। शेख मुबारक का बेटा था तू।
शेख मुबारक के दो बेटे थे, ठीक है। शेख मुबारक जिसने अकबर का मजहरनामा का प्रारूप तैयार किया था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, शेख मुबारक ने अकबर के जो, क्या नाम था उसका, मजहरनामा जो था, जो कि 1579 में घोषणा किया गया था, तो उसको किसने, शेख मुबारक ने तैयार किए थे। शेख मुबारक के दो बेटे जो थे ना, एक फैजी है, जैसा कि आप क्या नाम बताया, अब्दुल रहीम, अबुल फजल, अबुल फजल। अबुल फजल, ठीक है ना। दोनों बेटे जो थे ना अकबर के नवरत्न में थे, ठीक है। और फैजी बड़ा भाई था। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम है। हम जब भी कहते हैं मेडिवल में, जब भी आप पढ़ो, ठीक है, तो मेडिवल में सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। एडमिनिस्ट्रेशन से एक प्रश्न पूछेगा, या तो पूछ ले आपसे दिल्ली सल्तनत से, या फिर पूछे विजयनगर साम्राज्य से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से एक ना एक प्रश्न रहेगा और इसी तरह का प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो मंडलम होता था, मंडलम। पता ही है। मंडलम के बाद क्या होता था, नाडु होता था, ये तो फिक्स ही है। हम क्या बताए थे, कभी भी प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा यूनिट जो होगा सो ग्राम ही होगा, ठीक है। तो ये तो दोनों का ठीक है। अब इसमें चुनना है, ठीक है। देखिए, स्थल पहले नंबर पे हो नहीं सकता, ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन निकल गया ये। इसी को बोलते हैं इलिमिनेट करना। अगर आपके पास नहीं भी पता है, इस ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो इतना तो पता है से भाई साहब मंडलम सबसे बड़ा होता है। तो ये दोनों तो सीधे सीधे कट गया। अब या तो ये होगा, ये होगा। और दूसरा आपको पता है से प्रशासन का सबसे छोटी इकाई, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह क्या होगा, गांव ही होगा। तो ये भी गया, ठीक है। मुझे इस प्रश्न के बारे में कंफ्यूजन था, सपोज बता रहा हूँ, मुझे नहीं था, लेकिन बता रहा हूँ कभी ऐसा हो तो इस तरीके से इलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इलिमिनेट मेथड सिखाई नहीं जाती है, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड आता है। आप खुद ब खुद इलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो बीपीएससी का एग्जाम में इलिमिनेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। बीपीएससी का क्या, किसी भी पीसीएस के एग्जाम में जहाँ पे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, लंबे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इलिमिनेट आपको करना पड़ेगा, ठीक, ढूंढना पड़ेगा। अरे इस ऑप्शन में ये तो हो नहीं सकता है, डायरेक्ट आप सॉल्व करने जाएंगे, गलती होने की संभावना होगी, ठीक है। सल्तनत काल में नियमित रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले पद हनबली, मलिकी तथा सफी निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। मतलब ये वर्ड जो है, ठीक है, हनबली, मलिकी और शफी किससे संबंध रखते हैं, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। किससे रिलेट है। बिल्कुल, ये क्या है, लॉ थे, ठीक है, कानून थे। कंटेम्पोरेरी लॉ कह सकते हैं, समकालीन कानून थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या थे, मलिकी, शफी, हनबली की बात करेंगे, ये सबके सब क्या थे, लॉ थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके थे, आई थिंक सुन्नी, सुन्नी क्या होता है, सुन्नी स्कूल्स और ऑफ शिया लॉ होता था। है ना। हाँ, सुन्नी लॉ में हाँ, 5 स्कूल है, उसमें से सुन्नी में ये आता था। है, ठीक है। हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना, सुन्नी लॉ थे, ये भी आपको ध्यान में रखना। जहांगीर निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। जेपीएससी में इस बार पूछा है ये प्रश्न। हाँ, ये आया था। जेपीएससी की आपकी जो एग्जाम जो हुई है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, इसी तरह का कुछ प्रश्न था, ठीक है। तो जहांगीर जो था काफी अधिक चित्रकला का पारखी था। वो इतना मतलब कॉन्फिडेंट था, सो बोलता था अगर किसी चित्रकला को, किसी पेंटिंग को अगर दो चित्रकार ने बनाए हैं या फिर तीन चित्रकार ने बनाए, आंखें किसी और ने बनाई है और इसकी आईब्रो किसी और ने बनाई है, तो मैं ये देख के बता दूंगा कि इसकी आंखें किसने बनाई, इसकी आईब्रो किसने बनाई। मतलब इतना अपने आप को वो पारखी समझता था, ठीक है। तो उसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार रहते थे, उनमें से एक को उसने उपाधि दे रखी थी, नादिर उल असर की उपाधि दे रखी थी। आपको ये बताना है कि किसे वो उपाधि दी गई थी, तो उस्ताद मंसूर को दी गई थी, ठीक है। ये मंसूर साहब जो थे ना काफी ग्रेट थे, ठीक है। ये ना ऐसे चित्र बना देते हैं जो कि लगता था सजीव जैसा। सजीव डैट मीन्स कहने का मतलब अभी उसमें प्राण आ जाएगी, वो अभी मतलब एक्टिविटी करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मतलब ये पशु पंछी के चित्र बनाने के लिए स्पेशली मंसूर साहब जाने डोडो जाते बर्ड थे। बनाना चाहिए, और फेमस। हाँ, ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना, ये काफी ऐसा लगता था ना उसमें अभी जान आ जाएगी, ठीक है, मतलब वो अभी जीवित हो जाएगा, इतना मतलब रियल था इनका, ठीक है। तो इनको उपाधि दी गई थी मंसूर को किस प्रकार की, नादिर उल
अश्र की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और जहांगीर के दरबार में जो एक और भी थे, एक इसके अलावा जो थे एक और भी था, अबुल हसन, ठीक है। तो अबुल हसन भी जहांगीर के दरबार में रहता था, ठीक है। मंसूर भी जहांगीर के दरबार में रहता था। लेकिन ये, ठीक है, बिशन दास का जो संबंध जो है ना, किससे बिशन दास का संबंध, ये किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। किसमें था? अकबर के दरबार। ये 67 में बीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि शासक के समय चित्रकला की फैक्ट्री बनाई गई, ठीक है। 67 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चित्रकला का फैक्ट्री अकबर के शासनकाल में, ठीक है। हालांकि अकबर के शासनकाल में चित्रकला की फैक्ट्री बनाई गई थी, लेकिन गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स की बात करेंगे या फिर चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे, क्लाइमेक्स पे किसके शासनकाल में थी? तो वो जहांगीर के शासनकाल में थी, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन चित्रकला की फैक्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो चित्रकला का फैक्ट्री किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो क्या बताएंगे? तो इसका आंसर जो होगा अकबर होगा, ठीक है। इसे आप भूलेंगे नहीं, ये 67 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो बिशन दास बना दिया मैंने, मंसूर बता दिया, अबुल हसन दोनों बता दिया, दोनों इसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये मंसूर जो था ना, ध्यान में रखिएगा, मंसूर जो था अकबर के शासनकाल में भी रहा था, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 18, धमे का स्तूप, ठीक है, ध्यान रखें, धमे का स्तूप की बात करेंगे। ये आपको कहाँ पे है धमे का स्तूप? पहले इसका लोकेशन क्या है, ठीक है, सारनाथ में। कहाँ पे है? सारनाथ आपको बनारस के पास पड़ता है, वहीं पे है, ठीक है। तो धमे का स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें, इसका निर्माण की बात गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया है, ये ठीक है। एक ऊंचे चबूतरे पे स्थित है, ध्यान में रखना है। तो ये ऊंचे चबूतरा पे नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी ये एक जमीन पे बना हुआ है। इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियों, मतलब ज्योमेट्री के मतलब निकले आकृति वगैरह बना, उसमें पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है, ज्यामितीय आकृति बनाकर पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया, तो ये भी आपका ठीक है। लेकिन ये चबूतरा पे नहीं है, लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 1 और 3 की बात करेंगे, आपका सही है। और कहाँ से मिला है, तो ध्यान रखिए, सारनाथ में है धमे का स्तूप। सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस से काफी नजदीक है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये प्रश्न आते रहे एग्जाम में कई बार। हालांकि इतना तो नहीं पूछा जमीन से चिपका हुआ है कि नहीं, ये थोड़ा इलॉजिक हो जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं देखा हूँ, लेकिन धमे का स्तूप से प्रश्न पूछ देता लोकेशन वगैरह को लेकर। और इसका एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा टफ कर दिया, नहीं? आप लोगों को भी टफ लगा होगा, थोड़ा कठिन लगा होगा, लगा ना? टफ लगा कि नहीं लगा? हालांकि इतना टफ आपसे एग्जाम में, ठीक है, नहीं पूछेगा, ठीक है, डोंट वरी, डरना नहीं है, इतना टफ नहीं पूछेगा, ठीक है, एंशिएंट में। अशोककालीन स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अशोक के समय की बात हो रही है। तो एकाश्म पत्थर से निर्मित है, बिल्कुल एकाश्म पत्थर से बनाई जाती थी, ठीक है। आधार चौकी पे स्थापित थी, ध्यान में रखना, ये गलत है, नहीं होगा, जमीन से जुड़ा होता था। स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृति है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आधार आधार से शीर्ष एक समान आकार है, तो नहीं, हो भी नहीं सकता एक समान आकार, ठीक है। तो एकास्मक पत्थर क्या होता था, मतलब एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसी पत्थर पे ना वो की जाती थी, क्या बोलते हैं उसको, आकृति बनाई जाती है, उसको तोड़ के बनाया जाता था, ठीक है। तो वो 1 और 3 की बात करेंगे, सही है। और आधार चौकी पे स्थापित, ये गलत है, ध्यान में रखना है। भूमि पर टिकाया गया, पूछे कहाँ पे टिकाया गया है, तो भूमि पे टिकाया गया है, ठीक है। और जो ईरानी स्तंभ जो होती थी ना, जिससे कहीं ना कहीं अशोक भी प्रेरित था, क्योंकि ईरान के हकमानी डायनेस्टी अशोक के समकालीन माना जाता है। वहां पे डेरियस वगैरह ने जो अपने जो अभिलेख वगैरह जो निकलवाए थे, ठीक है, डेरियस वगैरह ने, तो उससे अशोक प्रभावित था, तो उनका चौकी पे होता था, ठीक है। आधार और शीर्ष, मतलब बेस की बात करेंगे और शीर्ष की बात करेंगे, तो दोनों एक समान नहीं होता था, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्योंकि आप ध्यान में रखोगे, स्तंभ जो थे ऊपर से नीचे ऊपर मतलब पतले होते जाते थे, ठीक है। और ईरानी में मतलब क्या थी, तो उनमें एक रूपता देखने को मिलती थी, एक जैसे दिखते थे। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना। अगर पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक थे, तो थे क्योंकि वो लोग प्राकृतिक पूजक थे, और नेचर की पूजा तो करते थे। सैंधव धर्म में, ठीक है, मातृ देवी का प्रमुख स्थान था, कोई डाउट नहीं है, हाँ बिल्कुल था। ठीक है।
और यहाँ पे ध्यान में मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी, ऐसा तो मतलब हाँ प्रमाण मिला है, है ना, ठीक है, और कार मिला है। दिया जाता था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फायर अल्टर तो था ना, ठीक है। अब शंदव निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए ताजिब धारण करते थे। हाँ, भूत प्रेत ये सब था हाँ वहां पे, ठीक एमुलेट है। होता बुरी आत्मा वगैरह इन सब का प्रचलन तो था, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। लेकिन हाँ, क्या नहीं मिला है, तो डिडंट फाइंड एनी टेम्पल, मंदिर नहीं मिले हैं, ठीक है। किसी देवता वगैरह का भी प्रतिमा आप देखोगे तो नहीं मिला, हालांकि उनका जो प्रतिमा मिला है, जो पशुपति नाथ के जिनके चारों है, चीता है, हाथी है, भैंसा है, गेंडा है, तो वो अंदाजा लोग लगा लिया से ये हो सकता है पशुपति नाथ हो, क्योंकि इनके चारों ओर क्या है, पशु। हालांकि ऐसे कोई प्रमुख देवता का नहीं मिला। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आप सबको आती ही होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आप लोग जरा बता ही दें, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बारे में जानकारी मिली है, तो क्या बताएंगे, सन्यासी। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिली है, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसमें से हिंदू संत और मुस्लिम फकीर दोनों ने एक साथ मतलब क्या लड़ा था, ठीक है, क्योंकि इनको आने जाने पे क्या मिल गई थी, ठीक है, रोक लगा दी गई थी। अब ध्यान में रखेंगे यहाँ पे रोक लगाने के रीजन क्या था, सन्यासी विद्रोह के पीछे कारण क्या था। सन्यासी जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे ना, तो किसी गांव में जब रुकते थे, तो उनको गांव में उनके द्वारा मतलब क्या होता ना, गांव के लोग जो थे उनको भोजन पानी ये सब सब कुछ उनको करवाते थे, ठीक है, सब नॉर्मली चल रहा था। लेकिन ब्रिटिश की जो मतलब रैंट रेवेन्यू सिस्टम जो थी, उनसे लोग जो थे काफी अधिक प्रभावित हुए थे। अब उनके पास ही कुछ नहीं था, तो सन्यासियों को क्या दे। और ब्रिटिश जो थे इनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाने पे भी इनके ऊपर रोक लगा दिया, ठीक है। क्योंकि इनका मानना था ये लोग जो थे ना, लोगों से जो मांगते हैं ना, उनको प्रेशराइज करते हैं देने के लिए, से नहीं आपको देना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तीसरा कारण ये भी था से जो तीर्थ यात्रा जो था ना, उनको पे भी मतलब इनके पाबंदी लगा दी गई, ठीक है, टैक्सेस वगैरह लगा दिया गया। इन सभी वजह से, ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो था मुख्यतः 1770 से आसपास मतलब शुरू होता है, और ये काफी 1800 तो काफी लंबा चलता है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख नेता जो थे सन्यासी विद्रोह का, अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, नेता का नाम क्या था, सन्यासी विद्रोह का नेता का नाम, देवी चौधरानी। वो भी थी एक, ठीक है। प्रमुख नेता का नाम बताइए, मजनू शाह, ठीक है, करम शाह, ठीक है। मजनू शाह, करम शाह, देवी चौधरानी, ये सब इनके प्रमुख नेता थे, ठीक है। आनंद मठ में इनके बारे में जानकारी दी गई है। अब आते हैं शोक दिवस। बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, कब मनाया गया बंगाल में शोक दिवस, तो 16 अक्टूबर को बंगाल में, पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस, जिन्ना के भाषण के बाद क्या होता है, दंगा शुरुआत हो जाता है, इसको डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। और 16 अगस्त को, हाँ ठीक है, अब 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है तिथि काफी महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर से रिपीट करो, राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल में बंगाल विभाजन के अवसर पर 16 अक्टूबर, जिस दिन से बंगाल विभाजन लागू हो गई, ठीक है। और 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया, ठीक है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत हुई, खिलाफत मूवमेंट। बाद में इसको किसके साथ, सिविल डिस नहीं, नॉन कॉर्पोरेशन के साथ ऐड कर दिया गया था। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जिन्ना ने भाषण दिया, और उसके बाद मतलब क्या हुआ, पूरे देश में क्या होता है, दंगा फसाद मतलब उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद मुक्ति दिवस की बात करें, 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जब कांग्रेस की जब क्या होता है, प्रांतों में सरकार गिर जाती है, ठीक है। क्या होता है, प्रांतों में सरकार 18 महीने चलने के बाद गिर जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना। पीरपू रिपोर्ट कभी कभी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, एक पीरपू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। बता सकते हैं पीरपू रिपोर्ट कौन क्या था, एनीवन, पीरपू रिपोर्ट पूछता है कभी कभी, किया था जिसमें बताया था कि कांग्रेस के रूल में जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ है उसको। हाँ बिल्कुल, ठीक है, प्रांतों में जहां जहां पे रिपोर्ट था सर, इसमें 3 रिपोर्ट था पीरपुर के अंदर। हाँ बिल्कुल, पीरपुर के अंदर भी बहुत सारी रिपोर्ट शरीफ रिपोर्ट था, पीरपुर था और एक और।
हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, एक शरीफ रिपोर्ट भी था। तो पीरपुर रिपोर्ट मेनली ये कहता था, तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी और बहुत जगह गठबंधन में थी, एक दो में भी, 3 में थी आई थिंक, गठबंधन में थी। तो वहां पे जो कांग्रेस के रेन के द्वारा, कांग्रेस की जब शासन थी, तो वहां पे मुस्लिमों के द्वारा जो मुसलमानों के ऊपर जो जुर्म हुए, ठीक है, उन सब के बारे में चर्चा थी। हालांकि पीरपुर रिपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो 95% बातें जो थी इसकी झूठी थी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये आपका ये सही होगा, ठीक है। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी गई, ठीक है, किसने किया? तो चापेकर ब्रदर्स सही ने है। किया था, सही है, बिल्कुल। महाराष्ट्र के थे दोनों के दोनों, ठीक है, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। करजन वाली की हत्या किसने की? मदन लाल ढींगरा ने गोली मार के हत्या कर दी सही है। करजन वाली की। और सॉन्डर्स की हत्या किसने की? तो ऊधम सिंह थी। ये सारे हत्या किसी न किसी कारण से इन्वॉल्व थे, ठीक है, सब किसी न किसी से प्रेरित थे। अगर पूछेंगे कमिश्नर रैंड की हत्या 1897 में की गई थी, किनसे प्रेरित है ये किनसे प्रेरित है ये? इनका कहना था तिलक से ये प्रेरित है, ठीक है। अब करजन वाली की बात करेंगे। जेल पे डाला, जेल में भी डाला गया था हाँ, तिलक जी का एक स्टेटमेंट आया था, उनके बाद ये जेल चले गए थे। करजन वाली की हत्या ये किनसे प्रेरित है? मदन लाल ढींगरा, एनीवन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। नहीं, क्या नाम उनका? सावरकर, मूवी जो बना सावरकर, ठीक है, सावरकर सही थे, ठीक है। ये वहीं पे इनका मदन लाल ढींगरा वहीं के थे जहाँ के सावरकर है ना, सावरकर जी है ना, वहीं के, ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या तो ऊधम सिंह, ठीक है। एक्चुअली में सॉन्डर्स को मारना नहीं था, एस्कॉट को मारना था, ठीक है। मारना किसको था? एस्कॉट को मारना था, लेकिन पहचानने में गलती होती, उसके बाद सॉन्डर्स को मारा जाता, ठीक है। सॉरी यार, ये तो गलत है, नहीं, सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह क्या बोला, सॉरी मैं सिंह में कंफ्यूज कर रहा, ठीक है। एक तो सही है, ठीक है, मतलब होता है एग्जाम में। तो क्या पूछा, गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है? गलत कुछ सही नहीं है, तो मतलब केवल नहीं, सही नहीं, केवल 3 सही है, ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने, ठीक है। और मारने किनके थे? एस्कॉट मॉरिसन को मारना था, ठीक है, एस्कॉट मॉरिसन, ठीक है। और ये जो है लाला लाजपत राय जी की हत्या की बदला लेनी थी, ठीक है। और 1940 में ऊधम सिंह ने, ठीक है, किसकी हत्या की? जनरल डायर की हत्या नहीं की थी, ठीक है, माइकल ओ डायर की हत्या की थी। 68 बीपीएससी में 68 बीपीएससी में यही पूछा था, जनरल ओ डायर, ठीक है। पंजाब का और माइकल ओ डायर, ठीक है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, वो जो था आर्मी इन चीफ था पंजाब में, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों डायर ही था, एक आर्मी के था, एक जो थे गवर्नर था, ठीक है। दोनों ऑप्शन 68 बीपीएससी में दे रखा है। एक का रेनाल्ड डायर है, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन पढ़ने और में एक वही का होता है। DYR। बिल्कुल ठीक है, तो पढ़ने में एक ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो केस जो चला था ना, ये जो सॉन्डर्स की हत्या पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है। अब आते आगे चलेंगे, देखेंगे डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तार के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय किया था? ठीक है, तो डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के तहत निम्नलिखित में किन क्षेत्रों का विलय किया था? तो भाई साहब, इसने तो पंजाब का तो किया ही था, पंजाब साम्राज्य को आखिरी रूप से 1849 में इसने मिला लिया था, ठीक है। पहला और दूसरा। लोअर बर्मा को भी किया था 1852 में, जिसको पेगू के नाम से जानते थे, पिग्गू। बरार का भी इसने किया था 1853 में। इसको तो शायद हैदराबाद सिंध को नहीं किया था, सिंध को 1843 में किया गया था। हाँ, नेपियर किया था। और हाँ ठीक है, ध्यान में गैस, हाँ, तो सिंध का नहीं किया था, ठीक है। सिंध जो हुआ था ना, एलन बरो के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? एलन बरो के समय में हुआ था। बाकी पंजाब, बरार, लोअर बर्मा सबके सब डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है। तो डलहौजी साहब जो थे काफी अधिक खुश थे और यहाँ से गए ब्रिटिश, इन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे काम किए थे, इनको पूरा उम्मीद था कि वहां पे जाके कोई ना कोई मिनिस्टर वगैरह का पोस्ट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जो भी लोग यहाँ से जाते तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई ना कोई अच्छा पोस्ट दे दिया जाता था, सांसद वगैरह बन जाते थे। ये भी उसी उम्मीद से गए, लेकिन मतलब इनको मिली थी केवल जिल्लत, क्योंकि इनके ऊपर पूरा ठिकरा फोड़ दिया गया 1857 के क्रांति के लिए। वन यूनिट अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो यही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद में घर से निकलना वगैरह भी बंद कर दिए काफी समय तक घर में ही रहे। लगभग 2 से 3 साल के बाद
1857 के बाद बहुत ही कम आयु में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डलहौजी की, क्योंकि पूरा इसी के ऊपर थोपा गया से सबके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक कैंगिंग भी उतना ही जिम्मेदार था जितना कि ये व्यक्ति जिम्मेदार था, ठीक है, लेकिन कैंगिंग के ऊपर कुछ भी नहीं किया गया। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको काल कर्मानुसार सजाइए, ठीक है। तो मद्रास की संधि कब हुआ था, सबसे पहले बताएंगे। मद्रास की संधि कब हुई थी? मद्रास की संधि कहाँ पे हुई थी? एमएमएस पढ़ाते हैं ना हम लोग। द्रास की हाँ, संधि हुई प्रथम थी अंगर हैदर अली से ना। 1769 से, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बासिन की संधि 1802 में। मराठा वो उसके बाद आते हैं बैंगलोर की संधि, ठीक है, 1784 में। उसके बाद सुगौली की संधि 1816 में, नहीं 16 नॉट 17, ठीक है। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोग पढ़ते हैं मद्रास की संधि, दूसरे में मैंगलोर की संधि, या तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो ये क्या होता है, एमएमएस बनता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रथम में मद्रास 1769 में, दूसरे में हो जाएंगे मैंगलोर 1784 में, फिर आपका होगा बसिन हो जाएगा, फिर ये आंगल नेपाल युद्ध में हुआ था 1860 में। सुगौली की संधि, सुगौली ईस्ट चंपारण में, ठीक है, ईस्ट चंपारण में एक जगह है, छोटा सा शहर है सुगौली, ठीक है, नेपाल और भारत के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो सुगौली को ही सीमा रेखा माना गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसको आप लोग मिला लीजिए, क्या होगा, आई थिंक ए सही है ना। माइक बंद कीजिए, स्माइल। चलिए आगे देखेंगे। कांग्रेस लीग समझौते के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस और लीग समझौता, कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता कब हुए थे? सूरत में तो कांग्रेस की एक बार फूट हुई थी ना, जिसमें नरम दल गरम दल बिखर गए थे, लेकिन लखनऊ में नरम दल गरम दल के अलावा कांग्रेस में मुस्लिम लीग का भी मेल हो गया था, ठीक है। तो इसमें हिंदुओं एवं मुस्लिमों को पृथक पृथक राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कहा जाता है कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में मुस्लिम तुष्टीकरण मतलब मुस्लिम इपीजमेंट की नींव रखी गई थी, मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उनको पृथक निर्वाचन के रूप में मान्यता दे दी गई थी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। देखिए कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच में मतलब मुस्लिम लीग के बीच में मुख्यतः जो खाई जो उत्पन्न जो करेगा ना, लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से मतलब क्या कर रही थी ना, ठीक है, ध्यान रखना है। शुरू से अगर बात करेंगे तो शुरू से क्या बोल रही थी ना, हम आपको पृथक निर्वाचन के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन लखनऊ में फिर क्या करते हैं, ये मान जाते हैं और आगे चल के फिर से मुखर जाते हैं। ये जो खाई जो बनती है ना, ये 1916 और 1920 के बीच खाई कभी भर नहीं पाती है। कांग्रेस के जो भी प्रमुख नेता थे, जो कि मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, जब नॉन कॉर्पोरेशन शुरू होता, असहयोग शुरू होता, तो सारे के सारे नेता रिजाइन कर लेते हैं, जिसमें से जिन्ना एक प्रमुख नेता थे। जिन्ना को कांग्रेस ने ही आगे किया था ताकि मुस्लिम लीग पे चेक एंड बैलेंस बना के रखे। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कनेक्ट करने के काम जिन्ना करती थी, ठीक है, लेकिन वो भी रिजाइन कर दिया। अब इसी के साथ अब ध्यान में रखेंगे, मदन मोहन मालवीय जो थे समझौते के पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल। मदन मोहन मालवीय ने बोला था सो भाई साहब बहुत गलत हो रहा है, इस समझौता से बिल्कुल भी वो जो थे स्वीकार नहीं कर रहे थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। और इस समझौता के कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर देखा जाए तो तिलक का रोल था, तिलक जी का रोल था, और एनी बेसेंट जी का रोल था, ठीक है, हाँ ठीक है, एनी बेसेंट जी का रोल था, ठीक है। इन दोनों ने, इधर से अगर देखोगे तो मुसलमान में जिन्ना का भी रोल ठीक ठाक था, ठीक है, ठीक ठाक रोल था। सर समझौता एक्सप्रेस करके कुछ चलाया गया था क्या, जो होम रूल मूवमेंट के जो मेंबर थे उनको भर भर के लाया जा रहा था इसमें? समझौता एक्सप्रेस तो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। पता नहीं सर, कुछ लीग एक्सप्रेस था, होम रूल लीग एक्सप्रेस। नहीं, यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, होम रूल वालों ने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया था, अपना पावर दिखाया था, तो लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, दोनों सही है।
कलकत्ता मदरसा की स्थापना की बात करें वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, 1781 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो विलियम जोन्स इज द राइट आंसर। संस्कृत कॉलेज की बात करेंगे तो ध्यान रखें जोनाथन डंगन हो जाएंगे। आप फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करेंगे तो बेलेजली हो जाएंगे, ठीक है। ये कलकत्ता मदरसा की बात करेंगे तो 1781, ठीक है, ध्यान में रखना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो 1784। संस्कृत कॉलेज की बात करेंगे तो ध्यान में रखना 1792 हो जाएंगे, ठीक है। ये संस्कृत कॉलेज कब है तो 1792 है। अब फोर्ट विलियम की बात करेंगे तो 1800 में हुआ था, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या था, जो कि ध्यान में रखना है, जो कि मतलब कंपनी के जो कर्मचारी जो होंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, कंपनी के जो कर्मचारी जो होंगे, सीनियर कर्मचारी, उनको क्या करना है तो उनको प्रशिक्षण देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात नहीं बन पाती है, और मेनली इनको नहीं, हिंदी ही नहीं बोल सकते, देसी भाषा में, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो बात नहीं बन पाती है, फिर से कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है ये प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम, जगह का नाम बताइए जहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। हेलीबीड में, हेलीबीड नाम था, यूके। यूके में पड़ता है, हेलीबीड नाम का आई थिंक जगह, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मुझे वही ध्यान में आ रहा। तो आप लोग इसको मिला लीजिए, क्या आंसर होगा। आंसर नंबर की बात करेंगे, डी सही है। अब आते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं थे, तो बता ही दोगे आप लोग इसके अंतर। आचार्य नारायण देव तो थे, अच्युत पटवर्धन भी थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी भी थे, मनु मसानी भी थी, मनु मसानी थी नहीं, सॉरी, चित्तरंजन दास नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी स्थापना की बात करेंगे तो 1934 में हुई थी। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो आचार्य नारायण देव जो थे इसके अध्यक्ष थे। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो इनके क्या बनाए गए थे, महासचिव बनाए गए थे। कल के क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी तो ध्यान में रखें, पटना में हुई थी, ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये चित्तरंजन दास साहब की बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू साहब की बात करेंगे, इन्होंने खुद का पार्टी बनाया था जिनको हम लोग बोलते हैं स्वराज पार्टी। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 1903 का बंगाली एवं संजीवनी पत्रिकाओं ने कड़ा विरोध किया, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। सही है क्या, बिल्कुल ठीक है, सही है, क्योंकि बंगाल विभाजन कोई 1905 में हो गई, लेकिन बात पहले से चल रही थी। और बंगाली और संजीवनी पत्रिकाओं की बात करेंगे, पत्रिका थी, इन्होंने काफी विरोध भी किया था। इसका उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके इन्हें अल्पसंख्यक करना था, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये भी सही। आप बोलोगे सर ये दोनों स्टेटमेंट सही कैसे, तो सुनिए, बंगाल जो था ना दो हिस्से में, अभी का जो बंगाल था ईस्ट और वेस्ट उस समय था। वेस्ट बंगाल में जो लोग जो थे ना, यहाँ पे किनकी संख्या अधिक थी, तो यहाँ पे हिंदुओं की संख्या अधिक थी, ठीक है। और यहाँ पे जो लेबर क्लास के लोग जो थे ना, यहाँ पे मुसलमानों की संख्या क्या थी, कम थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुसलमान क्या हो जाते, अल्पसंख्यक हो जाते हैं। उल्टे हम जब ईस्ट बंगाल में जाते थे तो वहां पे मतलब क्या था ना, तो वहां पे मतलब हिंदुओं की संख्या कम थी और मुसलमानों की संख्या अधिक थी। तो एक जगह ये लोग चाह रहे थे मुसलमानों को एज ए अल्पसंख्यक रखते, एक जगह पे हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दे, ठीक है। तो मुख्यतः इनका जो था यही चाल था। इस वजह से क्या होता, बंगाल विभाजन होता। मनीष जी आपके तब सीखो बहुत होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इस समय जो अखबार जो था जिसमें बंगाली, ठीक है, संजीवनी और एक और भी अखबार था हितवादी, ठीक है, इन्होंने मतलब काफी इसका मतलब क्या किया, विरोध किया, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कैबिनेट मिशन कब आई थी, क्या बताएंगे। तो 1946 में, बेबल योजना 1945 में, माउंटबेटन प्लान 1940, खबर माउंटबेटन प्लान कब था, 47 में, ठीक है। इटली की योजना की बात करेंगे तो ये भी 1947 में। अब लोगों सर दोनों में अंतर क्या है, तो इटली वाला जो था ना ध्यान में रखेंगे ये फरवरी में था, पहले आ गया। ये माउंटबेटन वाला जो था ध्यान में रखेंगे मई में था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बेबल होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसी में है। बेबल के बाद आपका कैबिनेट मिशन रहेगा 1 नंबर। उसके बाद माउंटबेटन इटली योजना आपका पहले था, इटली ने पहले दिया, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी इटली के अंतर्गत, उसके बाद माउंटबेटन योजना होगा, ठीक है। तो 3 और 4। बेलेजली के सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना।
संधि को स्वीकारने वाले राज्य में ब्रिटिश सेना की तैनाती की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। सहयोगी राज्य में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश को प्राप्त था। सहयोगी राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का दायित्व की बात करेंगे तो ब्रिटिश को प्राप्त था, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, सहयोगी राज्य किसी शासक से संधि कर सकता था किंतु युद्ध नहीं कर सकता, बिल्कुल, न तो संधि कर सकता था न ही गलत है। युद्ध कर सकता था, दोनों में कोई भी काम नहीं कर सकता था। ठीक है, ध्यान में रखना है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे तो देखेंगे डलहौजी के व्यापक सिद्धांत, ठीक है, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत विलय किए गए निम्नलिखित राज्यों के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। फिर डलहौजी ये जो काम जब करता था ना तो काफी खुश होता था, उसको लगता था यहाँ से जाते ही ना हमको ना वहां पे तो एकदम मिनिस्टर वगैरह तो हमको बना ही दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब ना उसके लिए ना एक वो व्यक्ति अवसाद में चला गया। डलहौजी जो था ना इतना कॉन्फिडेंट व्यक्ति था, लेकिन वो ना अवसाद समझते हैं क्या होता है? डिप्रेशन। हाँ ठीक है, अवसाद को ना कि मानसिक वो माना गया है, सोशल सोशल बीमारी भी माना गया है। ठीक है, तो व्यक्ति अवसाद में चला गया। ठीक है, जब उसके साथ जब वहां पे जो चारों तरफ से लोगों ने उसी को मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और लगभग काफी समय डलहौजी का डेथ अब देखिए ना, आई थिंक 57 में रिवॉल्ट हुआ ना, 60 और 61 के पास इसका डेथ हो जाता है, जिस समय काफी यंग था, 40 इयर्स के आसपास ये रहा होगा मैक्सिमम। ठीक, काफी यंग, आई थिंक डलहौजी वाज द यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, काफी कम समय में इसकी डेथ हो जाती है, कम उम्र में। तो अब हमें बताओ क्या होगा, तो झांसी क्या होगा? सबसे झांसी लास्ट में 1853 में था। संबलपुर ठीक है, सबसे पहले संबलपुर, फिर बागपत, फिर उदयपुर, फिर झांसी। एक मिनट बाद झांसी 1853 में है, सतारा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। संबलपुर है 1849 में, संबलपुर हो जाएगा। उदयपुर की बात करें 1852 में था। अब बघाट की बात करें, पहाड़ी राज्य था 1850। कहाँ पे था बघाट? इसका लोकेशन बताइए, बघाट पूछा हुआ एग्जाम में, कहाँ पे था? हम्म, बघाट महाराष्ट्र महाराष्ट्र पहाड़ी राज्य है। बघाट जो था आई थिंक हिमाचल में आई थिंक था क्या? एक बार चेक कीजिए तो बघाट कहाँ पे है। बाकी इसका आप लोग लगा लीजिए क्या होगा। ठीक है, बघाट आई थिंक हिमाचल में होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए। हिमाचल में कांग्रेस हाँ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया, बिल्कुल, पुत्र ने पिताजी के रिपोर्ट को खारिज कर दिया एकदम सिरे से। ठीक है, बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया, मतलब वहां पे कहा गया नाउ वी आर टोटली स्टिक ऑन टोटल इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब अब हम लोग डोमिनेंट स्टेटस की बात भी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, किस पे हम लोग कर रहे थे, पूरी तरीके से रिलाय किस पे कर रहे हैं? टोटल इंडिपेंडेंस पे। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट में क्या चीज थी, तो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा जो विरोध करने वाले लोग जो थे उसमें थे चाचा नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड अनदर पर्सन सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी। हाँ, यंगेस्ट लीडर ऑफ दैट टाइम कांग्रेस। ठीक है, ये दोनों के दोनों कांग्रेस के सबसे युवा नेता थे और सबसे प्रभावशाली थे। ठीक है, उसी को देखते हुए 1929 में क्या होता है, एक लाहौर अधिवेशन बुलाई जाती है, नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया जाता है। आप हमें ये बताओ, ये उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इंडिपेंडेंस डे मनाया था। ठीक है, कब मनाया था इंडिपेंडेंस डे? दैट टाइम स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई थी? 26 जनवरी 26 जनवरी 1930। हाँ, 29 नहीं होगा। ठीक है, 1930। 30 होगा, कॉमन सेंस होना चाहिए। दिसंबर में मीटिंग होता था, तो एक साल पीछे जाके मनाएंगे रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस। कभी भी कांग्रेस का कोई भी मीटिंग होता था, अगर एकदम टाइम से हो रहा है, अगर कोई उसका कॉजेज नहीं है, कोई स्पेशल नहीं, तो हमेशा दिसंबर में होता था। ठीक है, 28-29 तारीख को शुरू होती थी और साल खत्म करते हुए नेक्स्ट ईयर तक चलते रहती थी। ठीक है, और ये जो शुरुआत ये 28-29 के आसपास का घटना है ये। ठीक है, और ये जो होती 26 जनवरी, 26 जन 1930 को हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया था। ठीक है, ध्यान रखना, झंडा भी फहराई थी।
ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब गलती अगर करोगे आप लोग तो फिर बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब गलती नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन सही करना है जो कोई सही नहीं करे, और वैसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलती करना है जो सब सही कर सकता है, ठीक है। एंग्लो मराठा वार, ठीक है, और पहली वाली, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा मराठा वार की बात करें, किस संधि के बाद इस पे रोक लग गई थी, कौन सी संधि हुई थी? सलवाई। शालवाई की संधि हुई थी, ठीक है। तो पहला मराठा, ये समय आप याद रखो, 1775 से लेके 82 तक चली थी, ठीक है। और 1782 में शालवाई की संधि हुई थी, समझ गए। 1700 से अगर पूछा जाए किस युद्ध से शुरू हुआ था, तो सूरत की संधि से शुरू हुआ था। सूरत की संधि टूटने से 1775 में सूरत की संधि हुई थी, 1782 में सालवाई की संधि हुई थी, ठीक है। और इसके साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है समाप्त हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबनियावज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस गांधीवादी नेता ने कालीकट से पेन्नार की नमक यात्रा की, ठीक है। ये जस्ट कल का जेपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जेपीएससी का पेपर अगर आपने देखा होगा तो जेपीएससी का पेपर कल नहीं यार, जेएसएससी का हुआ है, झारखंड सीजीएल का जो पेपर हुआ है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ये जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो कालीकट से राजगोपालाचारी। पेन्नार की यात्री नहीं, ठीक है, उसमें भी बच्चे लोग ने ही करके आया था, ठीक है। केलप्पन ने किया था, ठीक है। वो तो अगर पूरा तिरुचिरापल्ली बेदरा तक की नायक। यात्रा किसने किया था? बेदरायन से तिरुचिरापल्ली हाँ। तक की यात्रा किसने की थी? देन बेदरायन। जो होगा, हाँ ठीक है। अगर पूछा जाएगा मालाबार तट तक की यात्रा किसने की थी, देन होगा श्रीनिवास अयंगर। मैंने तीन तीन बताया आपको। अयंगर ने, नहीं यार, अयंगर क्या नाम था उसका, नहीं अयंगर नहीं होगा, सॉरी। क्या नाम था, नाम उनका भूल रहा हूँ। मालाबार तक नमक यात्रा किसने किया था, वो सर्च कीजिए तो थोड़ा उनका डिफरेंट नाम है। ये नहीं थे, अयंगर नहीं थे। सी राजगोपालचारी, बेदारायण से तिरुचिरापल्ली, के केलपट की बात करेंगे, कालीकट से पेन्नार, और एक और भी है दक्षिण भारत में, ठीक है, उन्होंने मालाबार तट तक की यात्रा की थी। इनका नाम मैं भूल रहा हूं, आप लोग गूगल करके बताइए से दक्षिण भारत में ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस या फिर सॉल्ट मार्च मालाबार तट तक किसने की थी? इन्हीं का नहीं नाम मिला? दिया हुआ है, के नहीं केलप्पन नहीं, का ये ही नाम नहीं दिया था। हुआ है, वही नाम। एक मतलब केशवा मेनन करके भी है, वो उनके बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ। शाल्ट, कभी कभी ना वो ध्यान में नहीं आते रहता है ना। इसी को मालाबार बोलते थे ना, इसलिए इन्हीं का नाम दिया हुआ है। मालाबार सत्याग्रह इन्हीं का है। ये जो लिखा हुआ है ना, नहीं कालीकट से पेन्नूर तक। नहीं नहीं, एक और भी नेता थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको भेज दूंगा, देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में कौन डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की? डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना शिंदे किसने किया था? ठीक शिंदे। है, तो ध्यान में रखना बी आर सिंह है, ठीक है। हाँ, इसमें ना कुछ होके ना अम्बेडकर जी मत कीजिएगा, ठीक है। अम्बेडकर जी के क्या था? ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस। एसोसिएशन। इनका क्या था? डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1906 में हुई थी महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, में। ठीक है, महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल बता ही देंगे, आसान क्वेश्चन है। जी। हाँ ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस कब लिखी गई? 1942 में, ठीक है। हाँ, ये पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, कब पास की थी उन्होंने? ये पर देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि
1919 में वो लंदन गए थे परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ठीक है। पास कब किया था एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। 1921 में। हाँ तो 1919 में गए थे, 2 साल ही बताइए, 2 साल में आईसीएस बन गए थे आप लोग, बीपीएससी के लिए इतना समय लग रहा है, नहीं सर, ठीक है। 2 साल नहीं लेकिन थे, एक ही साल लगा था शायद, एक ही अच्छा, एक साल ही साल लगा लगा था। था, लेकिन 1919 में वो लंदन गए थे, ठीक है। वो तो ऐसे ही पास कर गए थे हवाई में, मतलब हाँ। कुछ भी। नि- जीनियस आदमी निम्नलिखित था में ना। से निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। साइमन कमीशन का सर इन्होंने 1920 है, विरोध नहीं किया। अगस्त 1920 में पास किए थे। अच्छा अच्छा, तो 1 साल में ही कर गए, ठीक है। तो किसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? तो ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी बात है, 134 ऑल इंडिया अछूत क्लासेस, हिंदू महासभा, सॉरी हिंदू महासभा किया था हिंदू कुछ, ठीक। महासभा नहीं किया था, हिंदू महासभा किया था, 134 हो ये जाएगा। और ये, ठीक है, जस्टिस पार्टी ने नहीं किया था, सेंट्रल सिख संघ ने नहीं किया था, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन ने भी नहीं किया था, ठीक है। इन लोगों ने विरोध नहीं किया था, ठीक है, ध्यान में रखना। और जिस समय ये आपका जो ये आया था, क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन जो आया था, उसमें भारत का सचिव कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कहते थे, कौन था वो? बर्तन है। हाँ ठीक है, क्या नाम था उसका? बर्केन हेड था। अब भारतीयों को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती किसने दी थी जो कि सभी दलों के द्वारा वो संविधान स्वीकार्य हो? वो किसने की चैलेंज दी थी? बर्तन है। वो अभी बर्केन हेड ने ही दिया था, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। और इसी बर्केन हेड के चैलेंज पे ही, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो प्रश्न को ऐसे कनेक्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किस घटना को आहत होकर, मतलब किस घटना से गांधी जी दिल टूट गया उनका, तो उनके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, काफी मार्मिक होकर? चौरी बिल्कुल, ठीक चौरा। है। तो चौरी चौरा घटना की बात करेंगे, जिला की बात करेंगे गोरखपुर था, और दिन की बात करेंगे तो 5 फरवरी की तारीख थी। 22 पुलिसकर्मी जो थे यहाँ पे क्या होते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात की घटना कब की है? 1925। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब की है? 1928। हाँ, जालियावाला 1919। चौरी चौरा 1905, ठीक है, सबके सब ध्यान में रखना। हाँ, ये जो ये ट्रेन एक्शन जो था, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको काकोरी 1922। क्या 1920? अच्छा, चौरी चौरा गलती लिख दिया क्या? 22। ये काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, काकोरी कांड जिसको बोलते हैं, इसमें कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी? एचआरए, एचआरए। हाँ ठीक है, ध्यान रखिए, एचआर है, ठीक है। इसमें भगत सिंह थे कि नहीं थे? नहीं सर, नहीं था। दैट टाइम भगत सिंह नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखना। वो एचआरएसए में थे। हाँ, अब आता है 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए। निम्नलिखित इगुओं में से कौन सुमेलित है? अनुसूचित जाति संघ किन्होंने बनाया था? अनुसूचित जाति संघ ये नहीं कौन समझ सुमेलित है कि नहीं पूछ रहा है। कौन करेक्टली मैच इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये कल के जेपीएससी में, जेएसएससी में ये भी प्रश्न था, सही है। ठीक है। ये जेएसएससी में कल के प्रश्न था। अब मैं हवा में नहीं बात करूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये कल के जेएसएससी में अभी 2 प्रश्न मुझे मिल गया इस सेट से, ठीक है, ये था, ठीक है। मतलब अब परसों जो मैं सेट करवा रहा था उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन था, मतलब आई थिंक ये जो 2-3 सेट मैंने जो डाले थे उसमें से लगातार 3-4 प्रश्न मुझे दिखे ऐसे, पेपर देख रहा था तो वहाँ ये नहीं थे, प्रोफाइल ठीक है। इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं क्या सर? क्या पता, लेकिन इसमें से सेट से क्वेश्चन जेपीएससी के जेएसएससी वाला में टकरा रहे हैं, ठीक है। पेपर आप लोग देखिएगा, मॉडर्न के बहुत अच्छे, हिस्ट्री के स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए, ठीक है। बाकी सबका बता दूं का फाउंडर का नाम? सोशल सर्विसेज के नारायण मल्हार राव होंगे, ठीक है। एनएम जोशी जिसको कहते हैं, ठीक है, इनके एनएम जोशी कहते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन तो सही ही है, पार्टी। ठीक है। जस्टिस पार्टी के कौन हो जाएंगे? तो साउथ में मतलब मुदलियार साहब थे इनके, ठीक है। सीएन मुदलियार कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको? सीएन, ठीक है, क्या बोलते हैं? सीएन मुदलियार कहते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति संघ की बात करेंगे, इनके अंबेडकर जी थे, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो, ठीक है, बाकी भूल भी सकते हैं।
जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो पता ही आप लोग, बता ही दोगे आप लोग। ठीक है, ये सब काम हम लोग ही करा सकते हैं। ठीक है, बिहार है। ठीक है, और चलिए दो तीन चीजें मैं पूछ लेता हूँ। जाति आधारित ये जो जनगणना जो हुआ है बिहार में, उस बिहार की जनसंख्या कितनी निकल कर आई है? 12.34 करोड़। 13.07 करोड़। ठीक है, ध्यान रखना है। मुस्लिम की आबादी कितनी है? 17.7। हिंदू कितने हैं? 81.99। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिनको ईबीसी कहते हैं, ईबीसी कितने हैं? 36.01। ओबीसी कितने हैं? अडर बैकवर्ड क्लास 27.12। ठीक है, ये दोनों का आबादी का आप जोड़ दोगे तो टोटल कितने हैं? पिछड़ा वर्ग। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस कितने परसेंट हो जाएंगे? तो 63% हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कितने हैं? तो 19.65। ट्राइब्स कितने हैं? तो ट्राइब्स जो है 1.68। बाकी क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, इनकी जनसंख्या 1% से भी कम है। ठीक है, तो मैं एक दो याद हुआ आप लोग को? मुस्लिम का जनसंख्या बताई थी कितनी परसेंट है? 17.7। 17.7। ठीक है, ईबीसी कितना है? 36 एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कितना? 37.11 36.01। ठीक है, और ये बैकवर्ड क्लासेस 27.12। बहुत अच्छे। ठीक है, अब हमें ये बताओ, इसका शॉर्ट डेटा नहीं होगा? इसमें शॉर्ट डाटा क्या होगा? 4-5 वो जाति का नाम है, वो याद रखना। अब इसमें क्या शॉर्ट करवा सकते हैं? इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुस्लिम का याद रखिए, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, हिंदू, 5 को ये हो गया, और टोटल इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओबीसी में सबसे अधिक जनसंख्या किनकी है? ओबीसी में सबसे ज्यादा जनसंख्या किनकी है बैकवर्ड क्लासेस में? कन्या। शायद यादव। यादव। ठीक है, यादव। यादव की है। ये नहीं पूछेगा लेकिन पूछ लिया हमें आपसे। हालांकि पूछ भी सकता है यार, कुछ भी पूछ सकता है। ऑपरेशन केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई जिनको कहते हैं, के द्वारा ऑपरेशन चक्र किनके लिए चलाएगा? ऑपरेशन चक्र का 2 चलाया गया है साइबर अपराध के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, साइबर अपराध के लिए ऑपरेशन चक्र। चलिए आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी कल देखेंगे 100 क्वेश्चन। स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये क्वेश्चन रिपीट है ना? कल परसों भी देख रहे थे। किनसे संबंधित है? आदि शंकराचार्य। ठीक है, ये आदि गुरु शंकराचार्य की बात करेंगे। तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ओंकार पर्वत पे इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी के बारे में मैंने क्या बताया था? तो इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी चारों दिशा में। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट में कहां पे है? पूरब में पूरी, साउथ में एस्ट और श्रृंगेरी। श्रृंगेरी। ठीक है, डब्लू में द्वारका और एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ में बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नहीं है यार, बद्रीनाथ क्या नाम है उनका? बद्रीनाथ है उनका। हम उस दिन उनका केदारनाथ और बोले थे तो आप बोले थे नहीं है। बद्रीनाथ तो होगा। बद्रीनाथ है कि केदारनाथ है? जोशी मठ से वो वाला क्या? जोशी मठ जो है। जोशी मठ में ही है। ठीक है, जोशी मठ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहीं पे है। क्या नाम है? तो बद्रीनाथ बद्रीनाथ हुआ ना, वो बद्रीनाथ हुआ। अच्छा, तो और जो नदी के किनारे है, क्या नाम है? वो नदी का नाम क्या है यार? नदी जो वहां से निकलती है, अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ है ना वो? तो फिर हाँ बद्रीनाथ। अलकनंदा के किनारे। ठीक है, हाँ ठीक है फिर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किनसे है? आदि शंकराचार्य। सरदार पटेल जी का कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रामानुजाचार्य जी की बात करेंगे ना, इनका स्टैच्यू ऑफ पीस है। कहां पे है? स्वामी रामानुजाचार्य की बात स्टैच्यू ऑफ पीस। अरे पटना का बहुत कोई फेमस टीचर थे। ठीक है, तो उनसे क्या हुआ ना, केबीसी में जब जाता है ना, नहीं अपना मेंटर वगैरह का नाम रख लेता। जिसे उनसे पूछा तुमने लाइफ में सर गलत बता दिया था। ठीक है,
तो बड़ा वो वायरल हो गया था। हालांकि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है यार। तो वहाँ पे 2 मिनट की 1 मिनट में देना रहता है, तो इसी में कंफ्यूज, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य में कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये स्टैच्यू ऑफ, ध्यान रखें, पीस, इनसे जो संबंध है, रामानुजाचार्य जी से संबंध है, इनको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस। इनका क्या योगदान है, ये साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में लेकर आते हैं। नहीं, सॉरी सॉरी, मिस्टेक, रामानंद लेके आते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, ठीक है, भक्ति मूवमेंट को लाने का काम किसका, रामानंद जी का होता है, ठीक है। और रामानुजाचार्य जी से स्टैच्यू ऑफ पीस संबंध है। अब आते इनके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैच्यू बना, इनका क्या नाम है, स्टैच्यू ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी, ठीक है। ये कहाँ सर पे है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस भी है, दोनों संबंध है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे, भारत से बाहर है, अमेरिका में है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब महाराष्ट्र सरकार भी आई थिंक कुछ बनाने वाले थे इनके ऊपर, ठीक है। सब आपको ध्यान में रखना है, जो भी स्टैच्यू है ना, आप लोग शॉर्ट नोट में एक जगह जितना भी स्टैच्यू है ना, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग होती है। हाँ, यहाँ पे बना है आपका, नाथ द्वार में जो बना है, ठीक है, शिव जी का है, वो क्या है, स्टैच्यू ऑफ क्या है उनका, नाथ द्वार में, नाथ द्वार में है ना शिव जी का बना, उनको क्या बोलता है। बना है, नाम नहीं याद है क्या? हाँ, तो नाम तो वही, तो नाम ही तो याद करना है ना। क्या बना है, द्वारका कुछ करके है। स्टैच्यू ऑफ द्वारका नहीं है, ठीक है। नाथ द्वार में गूगल करके देखिए, नाथ द्वार में, राजस्थान के नाथ द्वार में, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ क्या नाम है, शिव जी का है। स्टैच्यू ऑफ विश्वरूपम, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, हाँ ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है, ठीक है। और दक्षिण भारत में एक स्टैच्यू ऑफ रामानुज जी के ऊपर भी है, दक्षिण भारत में, ठीक है। इनका क्या है, कश्मीर वाला तो बता दिया, स्टैच्यू ऑफ पीस है, ठीक है। दक्षिण भारत में भी है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आंध्रा वगैरह में है, जो उनका नाम भी क्या है, श्री रामानुज जी का ही है वो, ठीक है। वो भी याद, इनका भी 2 है, इनका भी है, ठीक है। बहुत सारा बन गया स्टैच्यू वगैरह। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम है एक, तो यहाँ पे तेलंगाना में है, रामानुजाचार्य का। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, हाँ ठीक है फिर। हाँ, और स्टैच्यू ऑफ बिहार इक्वालिटी में अगर बनने पूछेगा वाला ना, है सुनिए statue of- 1 मिनट, अगर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अगर पूछेगा भारत में तो रामानुजाचार्य जी कीजिएगा, अगर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अगर बाहर पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाता है, ये कंफ्यूजन है, समझ गए ना। अगर भारत में अगर पूछेगा तो रामानुजाचार्य जी हो जाएंगे, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, लेकिन अमेरिका के वाशिंगटन में है। यस सर, इंडिया में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, इंडिया में इनका स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है इनका। अब आते हैं, भारत को किस वर्ष तक लिम्फेटिक फिलियरिसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, मतलब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, कब तक, 27। ठीक है, ध्यान रखना है 27 तक, ठीक है। पुराने संसद भवन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा, संविधान। पुराने संसद भवन में आप जाओगे ना तो वहां पे देखना खंभा है, ठीक है, खंभा है, इसका ऐसे करके बनाया हुआ है, ठीक है। और सब जगह पे आपको खंभा दिखने के लिए, खंभा का जो डिजाइन है और जो संसद भवन का डिजाइन एक मंदिर से प्रेरित है, उस मंदिर का नाम क्या है, 64 इस योगिनी। मंदिर से, हाँ ठीक है, 64 योगिनी मंदिर से हमारे पुराना संसद भवन का जो डिजाइन जो है वो प्रेरित है, ठीक है, मतलब इंस्पायर है 64 योगिनी मंदिर से, ठीक है। ये प्रश्न आ चुके हैं इसलिए मैंने इसको रिपीट किया, 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पशु को सितंबर 2023 में खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी गई थी, 68 बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, 68 बीपीएससी में पूछा गया था, ध्यान में रखना है, ठीक है। मिथुन, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये पूछा गया था, यह फासाई के द्वारा दे दिया गया था 2023 में, 68 बीपीएससी में सेम टू सेम कॉपी क्वेश्चन। देखिए, बीपीएससी खाने पीने वाला एक प्रश्न का पूछेगा, ठीक है, 100% पूछेगा। इस बार मिथुन से पूछा था, उसके बाद 67 में करेवा से पूछा था, और 69 में भी कुछ खाने पीने वाला प्रश्न पूछा था। एक वो खाना पीने वाला से प्रश्न पूछा, या तो उसका किसी पूछ देगा कहाँ पे होता है, या फिर एनिमल्स वगैरह से लेकर कुछ ना कुछ पूछ देगा, लेकिन एक जो रहता है ना खाने पीने वाला से क्वेश्चन होता है हमेशा ही, ठीक है, मतलब किसी, हाँ जीआई टैग वगैरह, मतलब फूड्स वगैरह से क्वेश्चन पूछता है।
सितंबर 2023 में किसे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया? बता देंगे आप लोग इसका आंसर, बताइए क्या होगा? शोर टेम्पर। ग्रीन एनर्जी के लिए किया गया है तट मंदिर। ठीक है, तट मंदिर को सोट टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे है ये? ठीक है, कहाँ पे है? मल्लापुरम। मल्लापुरम है। मल्लापुरम को महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। और किस किस डायनेस्टी से संबंध रखता है तट मंदिर या फिर शोर मंदिर? पल्लवा। पल्लवा से। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या नाम है? पल्लवा से इनका संबंध है। ठीक है, ध्यान में रखना। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2023 में, देखिए अक्टूबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, डेट मीन्स सितंबर में आपका 1 साल है, 1 साल पहले से, 1 साल से जस्ट सितंबर अक्टूबर, समझ रहे हैं ना? मतलब जस्ट 1 साल पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर सितंबर में अगर एग्जाम होती तब। तो किसे नेशनल आइकॉन बनाया गया चुनाव आयोग के द्वारा, बताइए? राजकुमार। राजकुमार राव ने। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी न्यूटन, वहां पे कहाँ का इलेक्शन को दिखाया गया था? छत्तीसगढ़, दांतेवाड़ा। बस्तर। बस्तर का था कि दांतेवाड़ा का था? हाँ बस्तर ही था, याद नहीं आ रहा। हाँ, वही ठीक है। था। वही है। ये न्यूटन के, हाँ न्यूटन फिल्म के सुपरस्टार है, ध्यान रखेंगे, राजकुमार राव, ध्यान में रखना। ठीक है। 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो क्या बताएंगे? हम लोग चौथे स्थान रहे। ठीक है, तो एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर। एशियाई पैरा ओलंपिक में, सॉरी एशियाई क्या बोलते हैं उसको यार, एशियाई पैरा में हमारा रैंक कौन सा रहा? 5वां। हाँ, पैरा में 5वां रहा था और नॉर्मल एशियाई में चौथा रैंक रहा था। ठीक है, अब हमें कितने पदक मिले थे? 107 पदक मिले थे। ठीक है, तो 107 पदक मिलने के बाद एशियाई खेलों में हमारा 4th स्थान रहा। और पैरा की बात करेंगे तो 111 पदक मिला, लेकिन फिर भी हम लोग 5वें स्थान पे आ गए। ठीक है, तो पहले नंबर पे जाहिर सी बात है चीन ही रहा था, उसके बाद जापान है, उसके बाद बात के कोरिया है। कोरिया में कौन सा कोरिया? रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेट मीन साउथ कोरिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग हैं। ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग देखेंगे लास्ट का क्वेश्चन, आज 85 करता हूं, छुट्टी का दिन है। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो पता ही दोगे आप लोग, आसान है। क्या करते हैं किसी को फंसाने के लिए? जाल बिछाते हैं। ठीक है, क्या है? इंद्रजाल। ठीक है, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ। ठीक है, विभव की बात की, विभव क्या है? एंटी टैंक माइन है। क्या है? एंटी टैंक माइन। ठीक है, विभव। मत्स्य 600 के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको चेन्नई की एक कंपनी ने इसको डेवलप किया है। इसका और क्या नाम है मत्स्य 6000 का? इसका एक भी कोई और नाम है, मैं भूल रहा हूँ। 6000 समुद्रयान। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? समुद्रयान कहते हैं। ये 6000 मीटर नीचे तक जा सकती है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब जो है सो हम लोग देखेंगे 51 से, कल के क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक भी नहीं बनाया, अभी तक मुझे ये सेट बहुत अच्छी लगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। टोटल ये कितना बजट था वो इम्पोर्टेंट है क्या?